हेलो गाइस, मैं रामलाल सिंह राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीजीपीएससी मेंस के 7वां पेपर का तीसरा भाग का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग रोज़गार के विभिन्न चलन रोज़गार के विभिन्न चलन जो ये टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। रोज़गार के विभिन्न चलन, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही हम लोग आज पढ़ेंगे मानव संसाधन के विकास के लिए विभिन्न संस्थाएं और परिषदों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि उच्च शिक्षा अनुसंधान परिषद है, उच्च शिक्षा अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय आयोग और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण और राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन विद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मुक्त विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहला टॉपिक है हम लोग के पास भारतीय संदर्भ में रोजगार के विभिन्न चलन ट्रेंड, ठीक। किस किस टाइप का चल रहा है अभी रोजगार के, तो उसके बारे में हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले एक ब्रीफ बता देता हूँ, इसके बाद शॉर्ट बता दूंगा आप लोग को। तो ब्रीफ में यह है कि नई तकनीकों, सूचना प्रौद्योगिकियों का बढ़ता हुआ अभी प्रभाव चल रहा है। नई तकनीक आ रहे हैं, नई सूचना प्रौद्योगिकी आ रहे हैं, इन लोग का क्या है, प्रभाव बढ़ रहा है। तो इन्हीं कारणों से क्या विश्व के परिदृश्य में रोजगार के जो तौर तरीके हैं वो भी परिवर्तन होते जा रहे हैं। तो उसी के बारे में हम लोग देखते हैं कि किस किस टाइप का जो रोजगार है वो बदल रही है। तो हम लोग देखते हैं कि विभिन्न टाइप के अभी चल रहे। जैसे पहला है, इसको आप लोग भी बना सकते हैं क्या क्या, मैं बस टॉपिक बता दूंगा, आप लोग उसके अंदर अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं कंटेंट। कला और डिज़ाइन के क्षेत्र में, यदि कला और डिज़ाइन के क्षेत्र में देखेंगे तो नया नया टाइप का आभूषण डिजाइनिंग हो रहा है, इंटीरियर डिजाइनिंग होता है कपड़ों का और मकानों का, दृश्य संचार का, विजुअल कम्युनिकेशन का, इस टाइप के जो आ रहे हैं वो कला व डिज़ाइन के क्षेत्र में नए नए ग्राफिक्स और ग्राफिक्सकार आ रहे हैं, मल्टीमीडिया आ रही है। तो ये सब क्या है, इस सब क्षेत्रों में भी रोज़गार मिल रहा है और अलग अलग टाइप के लोगों की ज़रूरत पड़ रहा है। दूसरा देखते हैं संचार और सूचना। तो संचार और सूचना के क्षेत्र में जैसे देखेंगे तो सैटेलाइट है, चैनलों के प्रसार है, रेडियो की ओर झुकाव बढ़ रहा है, इंटरनेट आधारित कृषि चल रहा है, इंटरनेट आधारित मतलब कृत्रिम चीज़ों को यूज कर रहे हैं हम लोग, इंटरनेट में हमको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अब इस क्षेत्र में रोज़गार भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ये भी एक तरह के रोज़गार के क्या कहना चाहिए, तो तरीका है या चलन है कि इस क्षेत्र में बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास मीडिया, ये सभी क्षेत्र हैं इसी के क्षेत्र में, ठीक। साथ में देखते हैं अब तीसरा है क्या, चिकित्सा क्षेत्र में। तो चिकित्सा क्षेत्र में देखेंगे तो नर्सिंग हो रहा है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, यूनानी चिकित्सा है, टेलीमेडिसिन है, फिजियोथेरेपी है, हॉस्पिटल सुविधा बढ़ाया जा रहा है। तो इस टाइप के मनोचिकित्सक है। तो इस क्षेत्रों में इस टाइप के जो रोज़गार के जो नए नए चलन उभर के आ रहे हैं वो चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, दो दो लाइन। ज़्यादा लिखने के लिए वहाँ जगह नहीं होता है, तो एक एक दो लाइन। यदि बड़ा क्वेश्चन में तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो टॉपिक डाल के साइड में ऐसे लिख सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है। तो अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यही मूल कॉपी है जो कि कोचिंग का है। नेक्स्ट है आवभगत, उसको इंग्लिश में हॉस्पिटलिटी भी बोलते हैं, हॉस्पिटलिटी। वीकेंड मनोरंजन मनाने के लिए जो नए नए आप लोग देखे होंगे कि बड़े बड़े बांधों में मनोरंजन के साधन जो लाए जा रहे हैं, उस क्षेत्र में भी जो रोज़गार नए नए आ रहे हैं। कहना चाहिए तो अच्छे से पर्यटन के क्षेत्र में ट्रेवल एजेंसियां खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट होटल्स खुल रहे हैं, इस क्षेत्र में भी रोज़गार के नए नए चलन देखने को मिल रहा है।
फिर शिक्षा सेवाएं में तो शिक्षक भर्ती हो गया, व्यवसायिक शिक्षा हो गया, प्राइवेट कंपनी कोचिंग संस्थाएं हो गया, ये सब क्षेत्रों में क्या है, नए नए शोध हैं हो रहे हैं, पीएचडी हो रही है। तो ये शिक्षा सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार के बारे में बताया जा रहा है। अन्य में देखा जाए तो जैसे बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, रिटेल जो खरीदी बिक्री होता है वो, ई कॉमर्स हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, इन सब क्षेत्रों में भी रोज़गार के नए नए चलन मिल रहे हैं देखने को। तो आप लोग इसको सॉर्ट कर लीजिएगा अपने तरीके से। ठीक, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो दूसरा मैं बताया था कि मानव संसाधन विकास में जो विभिन्न संस्थाएं हैं और उनके परिषदें हैं उनके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। तो ये है दूसरा। तो उच्च शिक्षा में पहला कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे, उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक, तो उच्च शिक्षा के लिए हम लोग देखते हैं। तो पहला इसमें कौन कौन से आयोग बने थे इसको देख लीजिए। अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसमें क्या है, राधा आयोग भी इसको बोलते हैं, ये 1948 में बना था। तो याद करने के लिए मैं 4 प्लेट बना लिया था 48 करके, आप लोग अपने तरीके से याद रख लीजिए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो इस आयोग का बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका बनाने का उद्देश्य जो था वो है शिक्षा की व्यवस्था पर रिपोर्ट तैयार करना, शिक्षा की व्यवस्था पर रिपोर्ट तैयार करना और उसके जांच, मतलब पहले तो जांच करेंगे, इसके बाद रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक, दूसरा इनका काम क्या था? सुधार हेतु सुझाव देना। तो जैसे ही हम लोग जैसे जांच किए, इसके बाद रिपोर्ट दिए, तो जो कमियां मिली उसमें क्या है, सुझाव देंगे। ठीक, सुझाव दिए ताकि वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को क्या है, पूरा किया जा सके। और उसको उसके लिए ज़रूरी था जांच और उसका रिपोर्ट तैयार करना। ये भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था जो कि शिक्षा के लिए जांच के लिए बनाया गया था। तो ये उसका उद्देश्य था। अब इनके कार्य क्षेत्र और जांच के विषय के बारे में देख लेते हैं। तो कार्य क्षेत्र और जांच के विषय में देखते हैं। तो पहली बात हम लोग क्या देखेंगे कि क्या कार्य प्रणाली था उनका जांच का। तो उनका कार्य प्रणाली देखेंगे तो विश्वविद्यालय की संगठन, संरचना, नियंत्रण और क्या है, परीक्षा प्रणाली, उनका स्तर, इसके बारे में जांच किए। शोध के क्या स्तर चल रहा है उसके बारे में जांच किए। तो जब भी कोई, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा ये वर्ड को, कि जब भी कोई विश्वविद्यालय में जाएगा तो वहाँ संगठन, उसका संगठन, उसकी संरचना, उनका नियंत्रण, उनका परीक्षा प्रणाली, परीक्षा का स्तर, शोध संस्थान, यही सब तो कार्य को चेक करेगा ना, तो उसी की जांच करते हैं। दूसरा, और किस बेसिस पे जांच करते हैं? तो संस्था का जांच करेंगे, जैसे कि भवन कैसा है, प्रशिक्षण सामग्री है कि नहीं है, मूलभूत आवश्यकताएं वहाँ क्या क्या है और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, ये सब की जांच करते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है छात्रों का। तो छात्रों के लिए हम लोग क्या जांच करेंगे? कोई भी आयोग जाएगा तो छात्रावास की जांच करेगा, नियमित अवधि, कितना कितना घंटा क्लासेस लग रहा है, पाठ्यक्रम की जांच किया जाएगा। और पाठ्यक्रमों का निर्धारण का भी काम करते थे ये लोग, जांच के बाद जो बताते हैं तो उसमें कितना पाठ्यक्रम चल रहा है इसका भी जांच करते थे। नेक्स्ट है अध्यापकों के ऊपर जांच करेंगे। तो शिक्षा प्रणाली का देखेंगे कि किस टाइप से पढ़ा रहे हैं, कैसा है, स्तर कैसा है। अध्यापकों के प्रशिक्षण की बात कही गई है, उनकी योग्यता का निर्धारण, उनका वेतन, सेवा की दशाएं, किस दशा में वो सेवा कर रहे हैं, ये सब के बारे में जांच करेंगे। तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो काफ़ी हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा लिखने के लिए नहीं पर भी तो 100 वर्ड हो जाता है। इसमें तो शॉर्ट किया गया है, नहीं तो इसको वर्डिंग में लिखेंगे तो ज़्यादा लग जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधा आयोग है 1948 का। इसके बाद क्या है? उद्देश्य लिख देंगे कि शिक्षा व्यवस्था पर इसमें क्या रिपोर्ट, जांच करना पहले, फिर रिपोर्ट का तैयार करना। इसके बाद क्या है? सुधार हेतु सुझाव देंगे।
और वो जो सुझाव देंगे उसी को वर्तमान और भावी आवश्यकता के हिसाब से उसमें क्या है, सुधार करेंगे। दूसरी बात कि ये भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। तीसरी बात, कार्य क्षेत्र और जांच का विषय क्या क्या था। तो पहले कार्य प्रणाली बताइएगा, फिर संस्था के बारे में बताइएगा कि संस्था के बारे में क्या क्या जांच कर सकते हैं हम, फिर छात्रों के बारे में क्या क्या ज़रूरत है उसको जांच करेंगे और उसका निर्धारण करेंगे, फिर अध्यापकों के बारे में देखेंगे तो क्या क्या है। तो ये 3-4 चीज़ ही तो होते हैं जिसका कि जांच करने की आवश्यकता होती है शिक्षा क्षेत्र में। फिर अंत में निष्कर्ष आपको लिखना ज़रूरी है, आयोग है। तो निष्कर्ष में क्या है, भारत की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्राप्ति का स्वप्न साकार करने हेतु इन आदेशों का संरक्षण व पालन अनिवार्य बताया। तो वो बोले कि यदि भारत की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्राप्ति का जो स्वप्न है उसको यदि हमें साकार करना है तो इन जो ऊपर में सुझाव दिए हैं उनको क्या है, संरक्षण करना पड़ेगा और उनका पालन करना अनिवार्य है, तभी तो हम शिक्षा में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। ठीक, तो ये था हमारा उच्च शिक्षा अनुसंधान के राष्ट्रीय आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का। ठीक, चलिए ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट इसी शिक्षा के क्षेत्र में नेक्स्ट जो आया वो कौन आया, कोठारी आयोग जी आए। तो कोठारी आयोग जी कब आया, 1964 में। वो कितना में आए थे, 1948 में, याद रखिएगा। ठीक, और 1966 में ये क्या किया, अपना रिपोर्ट दिए। इसके बाद इसके जो अध्यक्षता हैं तो DS कोठारी जी कर रहे थे, दशरथ सिंह कोठारी। ये किस लिए थे, उच्च शिक्षा के लिए थे। जो आयोग था उच्च शिक्षा के जांच के लिए आया था। तो शॉर्ट में यदि हम इसे देखें तो पहले जांच करेंगे, फिर रिपोर्ट देंगे, फिर उसका सुझाव परामर्श देंगे उसमें। तो उसी हिसाब से हम लोग इसको बड़ा करके लिखते हैं। तो देखिए पहले उद्देश्य देखिए, शिक्षा प्रणाली के गुणवत्ता और सुधार हेतु रिपोर्ट। तो शिक्षा प्रणाली के गुणवत्ता और सुधार, तो पहले हम लोग क्या जांच किए, अभी सिंपली उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें छात्र, उनके संगठन, उनके कार्यप्रणाली में। अब हम लोग क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता में आ गए हैं, क्योंकि पहले जांच कर चुके थे। शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप या स्तर का विकास करना। तो अब क्या है, शिक्षा को हमें राष्ट्रीय स्वरूप देना है और उनके जो स्तर है उसको विकास करने के ऊपर फोकस करना है। ये उद्देश्य से हम आयोग को भेजे थे, बनाए थे। शिक्षा विकास हेतु सामान्य सिद्धांतों व नीतियों के परामर्श देना। तो शिक्षा के विकास हेतु ना सामान्य सिद्धांत और नीतियों का परामर्श, और उसमें क्या है, परामर्श देंगे भारत सरकार को और नीति बनाने में भी सलाह देंगे। इसलिए किया गया था, इस उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है इनका कार्यप्रणाली और जांच का विषय। तो कार्यप्रणाली में क्या क्या था और जांच के विषय में क्या क्या रखे थे, तो लगभग आप सेम ही लिख सकते हैं, क्योंकि लगभग सेम ही रहता था इनका जो रिपोर्ट है। तो पहली बात ये लिखेंगे कि शिक्षा का पिरामिड के विभिन्न कोण और भुजा का आपसी संबंध की आवश्यकता। तो ये अपने जांच के बाद बताए कि शिक्षा का जो पिरामिड है और उनके जो कोण है, विभिन्न कोण है, और उनकी जो भुजा है उसमें आपसी संबंध की आवश्यकता है। तो देखिए मैं इसको एक डायग्राम के तहत आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि शिक्षा के कोण में आप लोग ले सकते हैं, जैसे उसके संगठन है, उसके जो वहाँ जो छात्र हैं उनको, और वहाँ जो उनके जो कोना है उसमें ले सकते हैं आप उनके शिक्षकों को। तो छात्र और शिक्षकों और जो संगठन है उसके बीच में जब तक आपसी सहयोग नहीं होगा तो ये जो है शिक्षा का विकास की बात हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी था, ये आयोग ने बताया ऐसा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, छात्रों हेतु समय अवधि परीक्षा प्रणाली व स्तर शोध की जांच किया। तो छात्रों के लिए, ठीक, तो छात्रों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उनकी समय अवधि कितना से कितना पढ़ाई हो रहा है, परीक्षा प्रणाली के बारे में बता सकते हैं, नहीं स्तर और शोध स्तर के लिए जांच, मतलब शोध स्तर कहाँ तक पहुँच रहा है, क्योंकि उच्च शिक्षा की बात है ना, तो शोध तो होगा ही, तो उसमें जांच किए। फिर अध्यापकों के ऊपर क्या क्या किए जांच,
तो अध्यापकों के लिए क्या है, उनके प्रशिक्षण की सुविधा कैसा है, योग्यता कितना है, वेतनमान क्या चल रहा है, तो उसका जांच किए। अध्ययन की पद्धति क्या क्या है और पाठ्यक्रम निर्धारण की भी बात किया गया। संस्था के बारे में क्या क्या जांच करेंगे, तो संस्था हेतु प्राप्त संसाधन, क्या क्या संसाधन उनको प्राप्त हो रहा है, संसाधन की बात, और वहाँ के जो भवन है वो कैसा है, मूलभूत प्रशिक्षण कैसा मिल रहा है, और प्रशिक्षण की आवश्यकता की पूर्ति की बात कहा गया। तो संस्था के बारे में क्या क्या हो सकता है वो चीज़ आप लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है कार्यप्रणाली। तो कार्यप्रणाली में क्या है, तो कार्यप्रणाली में वही संरचना हो गया, संगठन हो गया, इस पे जांच करते हैं। तो भारत सरकार की रिपोर्ट और सुधार हेतु सुझाव दिए। तो भारत सरकार को क्या है, ये रिपोर्ट तैयार करके 1966 में दिए, 1966 में, और 1966 में दिए, और सुधार के लिए क्या सुझाव भी दिए। तो इस टाइप से जो दोनों आयोग था वो ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।